जय हिंद। आज है 12 सितंबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए छोटा सा वीडियो अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको बहुत समय कंटिन्यू इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो पहली खबर 8th पे कमीशन को लेकर के और जी बिजनेस के माध्यम से खबर निकल के आ रही है कि बड़ी खुशखबरी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली तक हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन। 8 महीने में आ सकती है सिफारिशें। अभी सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर इस दिवाली मुस्कान और भी बड़ी हो सकती है और इसकी जो वजह है कि 8वें वेतन आयोग की गूंज अब बेहद करीब सुनाई दे रही है। माना जा रहा है कि दिवाली 2025 यानी कि 20-22 अक्टूबर तक इसका गठन हो जाएगा और कामकाज देरी से शुरू हो जाएगा। इसमें खास बात यह है कि सिफारिशों को लटकाया नहीं जाएगा बल्कि 8 महीने के भीतर रिपोर्ट कर लिया जाएगा, यानी कर्मचारियों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और 8वें वेतन आयोग में गठन कब हो रहा है इसके बारे में भी इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। पिछले आयोग के अनुभव बताते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस जो होता है उसको तय और गठन प्रक्रिया में लंबा वक्त जाता है, लेकिन इस बार हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि सरकार चाहती है कि अक्टूबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए और इसका मतलब सीधा है कि दिवाली आएगी, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी लाएगी। अभी पैनल में कितने सदस्य होंगे? इस बार 8वें वेतन आयोग में 6 सदस्य शामिल किए जाने की चर्चा है। जो 8वां वेतन आयोग है, एक चेयरमैन और 5 अन्य एक्सपर्ट होंगे जो अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों की ज़रूरतमंदों के अनुसार महंगाई और वेतन का अध्ययन करेंगे। कितने समय में पूरी होगी रिपोर्ट? 6th और 7th पे कमीशन के पैटर्न को यदि देखा जाए तो रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 से 18 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इस बार सरकार का इरादा साफ है कि केवल 8 महीने में सिफारिशें तैयार की ली जाएगी और इसका सीधा मतलब है कि 2026 आते ही कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। दूसरा है कि जो ये फिटमेंट फैक्टर है इस बार क्या रहने वाला है। हर वेतन में फिटमेंट फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है और इस बार भी 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। इसका मतलब सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को सीधे सीधे कम से कम यहाँ पर जो बताया गया है उसके अनुसार कम से कम मिनिमम 10,000 कम से कम सैलरी में इजाफा आपको मिलेगा। मिनिमम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इस न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर है कि इस बार छतरपुर एवं नर्मदापुरम जिले में होगी भूतपूर्व सैनिकों की रैलियां। ये खबर मध्य प्रदेश से है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 17 सितंबर को तथा नर्मदापुरम जिले में 28 सितंबर को भूतपूर्व सैनिकों की यहां पर रैलियां होंगी और जिसमें कि गृह विभाग के अधीन कार्यरत संचालक जिसमें सैनिक कल्याण भोपाल ने इसकी स्वीकृति दे दी है। रैली स्थान पर राज्य सरकार या राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं जिनमें कि स्वास्थ्य, पेंशन, बैंक, रोजगार, कैंटीन एवं स्पर्श आदि शामिल होंगे की स्टॉल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी जिसका लाभ भूतपूर्व सैनिक उठा सकते हैं। बीन नारियाँ या फिर जो आश्रित हैं या जिनके पेंशन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। खबर सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से है कि सीआरपीएफ की इस बटालियन में मचा हड़कंप। भ्रष्टाचार केस में रडार पर 4 एसी समेत कई कार्मिक होगी यहाँ पर रिकवरी। यहाँ पर बताई गई है कि सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन में राशन खरीद, फायरवुड और एलपीजी सिलेंडर खरीद में कथित रूप से भ्रष्टाचार की बात यहाँ पर निकल के आ रही है और जिसमें कि जो अधिकारी हैं वहाँ यहाँ पर नामजद किए गए हैं। अभी सूत्रों के मुताबिक दूसरी बटालियन के इस केस की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दायरे में कमांडेंट रत्ती बेहरा भी हैं, वो भी रहे हैं। इन पर गंभीर आरोप लगे थे जैसे कि केंद्रीकृत जो सेंट्रलाइज होता है राशन की अत्यधिक दरों पर खरीद, यानी उन पर भी आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा ये किया गया। लकड़ी जो होता है एलपीजी सिलेंडर खरीद प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। एक अधिकारी के मुताबिक इस मामले में सीओ के खिलाफ भी जांच हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 4-5 अधिकारी सहित 40 से अधिक कर्मियों पर रिकवरी डाल दी गई है। दूसरे यहाँ पे जो बात कही गई है उनका आरोप है कि कंपनी कमांडरों को अधिकृत ईंधन के स्थान पर जो ईंधन जो कागज़ों के हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए उसके स्थान पर लकड़ी का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया, यानी ऊपर से दबाव डाला गया और इस मामले की गलत खरीद को छिपाने के मकसद से फर्जी बिल बनाने के लिए अधिकृत इकाइयों पर दबाव डालने के आरोप इन पर लगे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि सूत्रों ने बताया
कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर की जांच में कमांडेंट को क्लीन चिट मिल गई है। आरोप है कि साला दोस्त 40 से अधिक अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर मर दिया गया है। यह निष्कर्ष न केवल परस्पर विरोधाभासी और अन्यायपूर्ण है, बल्कि यहाँ सीआरपीएफ के अंदर फैली उस सच्चाई को दर्शाता है कि खरीद संबंधी निर्णयों और स्वीकृतियों पर कमांडेंट का पूर्ण नियंत्रण होता है। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेश का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि विरोध करने पर उन्हें विभागीय कार्रवाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, उसका खतरा बना रहता है। जबकि ऐसे मामले में जांच होती है तो निचले स्तर के अधिकारी और जवानों पर ही कार्रवाई होती है। ये बात यहाँ पे कही गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट। अगली खबर मुंबई से है कि मुंबई नौसेना बेस से इंसास राइफल और मैगजीन चोरी, अग्निवीर समेत उसका भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जो खबर है वहाँ 6 सितंबर की बताई जा रही है और मुंबई के कोलाबा इलाके में नौसेना के आवासीय क्षेत्र से इंसास राइफल और मैगजीन की चोरी के मामले में अपराध शाखा ने 2 भाइयों राकेश और उमेश को गिरफ्तार किया है तेलंगाना से। राकेश जो एक अग्निवीर है और पहले मुंबई में तैनात था और ड्यूटी राउंड से परिचित था। उसने आई कार्ड का इस्तेमाल करके हथियार हासिल किया और अपने भाई के साथ मिलकर के चोरी को। अगली खबर डीएससी में भर्ती से संबंधित है और री इनरोलमेंट टू डीएससी ओआर के लिए है MEG एंड सेंटर में। ये डीएससी रिक्रूटमेंट रैली जो कि 1 अक्टूबर 2025 को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 3 अक्टूबर 2025 को बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 29 सितंबर 2025 शाम को 4 बजे तक आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, जो कि MEG एंड सेंटर बेंगलुरु में है। सिपाही GD और सिपाही क्लर्क ST ओनली फॉर MEG ESM के लिए है। और जिन्होंने मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट में सर्विस किया है, सिपाही GD के लिए 46 ईयर बताई गई है और सिपाही क्लर्क ST के लिए 48 ईयर बताई गई है। एजुकेशन जैसे कि हम जानते हैं मात्र 10वीं पास होता है या फिर AC 3rd आपके पास होना चाहिए, जो कि नॉन मैट्रिक है। करेक्टर की बात की जाए, एग्जाम्पलर और वेरी गुड 2 यहाँ पे रखे गए हैं। बाकी जो नियम होते हैं वो सभी जो पुराने नियम हैं। एक ECHS का महत्वपूर्ण लेटर है जो कि पॉलिसी ऑन प्रियर सैंक्शन फॉर ट्रीटमेंट इन नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल लिस्टेड प्रोसीजर के बारे में इसमें बताया गया है कि जो नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल हैं उनमें पीरियड सेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो इससे संबंधित डिटेल्स वीडियो आपको बाद में हमारे चैनल पर मिल जाएगा।